आज हम पढ़ेंगे कि पूर्ण संख्याओं पर अलग अलग संक्रियाओं के किस तरीके से नियम लागू होते हैं। इससे पहले हम पूर्ण संख्याओं में योग की संक्रिया पर कौन कौन से नियम लागू होते हैं ये पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज हम पूर्ण संख्याओं पर घटाने की जो संक्रिया होती है उसका संबरक नियम, उस पर संबरक नियम किस प्रकार कार्य करता है वो हम देखेंगे। क्या घटाने की संक्रिया पर संबरक नियम लागू होता है या नहीं, वो हम इस संख्या रेखा के माध्यम से जानेंगे। हमने कुछ पूर्ण संख्याओं के युग्म लिए हैं, जैसे 8, 5, 5, 9, 10, 0, 0, 7 और 8, 8। प्रत्येक युग्म की प्रथम संख्या से द्वितीय संख्या को घटाइए। इसमें इन युग्मों में पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाकर हम देखते हैं। तो इस संख्या रेखा पर जैसे हमने 8 को प्रदर्शित किया, उसके पश्चात हमने 5 को उसमें से घटा दिया। 5 को घटाया तो हमें घटाने पर 3 प्राप्त होता है। 8 में से 5 को घटाने पर हमें 3 प्राप्त होता है। तो संबरक नियम के अंतर्गत जो घटाने के बाद संख्या प्राप्त होती है उसको वह संख्या भी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इस प्रकार हमने देखा कि दोनों युग्म की दोनों संख्याओं को घटाने पर हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। अतः पुनः हम किसी अन्य युग्म को घटाकर देखते हैं, जैसे 5 और 9। इस युग्म में हम 5 में से 9 घटाते हैं तो हमें -4 प्राप्त होता है। 5 में से 9 घटाने पर हमें -4 प्राप्त होता है। -4, क्या -4 पूर्ण संख्या है? -4 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं सदैव 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती है। -4 उसमें नहीं आता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 8 में से 5 घटाने पर 3 संख्या तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, पर 5 में से 9 घटाने पर -4 प्राप्त होता है, जो पूर्ण संख्या नहीं है। इसी तरह 10 में से 0 घटाने पर 10 तो पूर्ण संख्या हमें प्राप्त होती है, लेकिन 0 में से 7 घटाने पर हमें -7 संख्या प्राप्त होती है, जो पूर्ण संख्या नहीं है। इसी तरह 8 में से 8 घटाने पर 0 पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं कि कुछ युग्मों को घटाने पर तो हमें पूर्ण संख्या मिल जाती है, लेकिन सभी के साथ हमें पूर्ण संख्या नहीं मिलती है। इससे हमें पता चलता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जाए तो पूर्ण संख्या हमें नहीं मिलती है। छोटी पूर्ण संख्या से बड़ी संख्या को अगर हम घटाएंगे तो हमें पूर्ण संख्या नहीं मिलती है। अतः घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संबरक नहीं है। इसके बाद हम गुणा के नियमों को भी देख लेते हैं कि गुणा पर किस तरह से कौन सा नियम लागू होता है और कौन सा नियम लागू नहीं हो पाता है। इसमें भी गुणन का संबरक नियम सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो गुणा का संबरक नियम में क्या होता है कि हम 2 युग्म लेते हैं, इन पे जो भी संक्रिया होती है, अगर योग की संक्रिया होगी तो दोनों का योग करके हम नई संख्या जो प्राप्त करेंगे वो देखेंगे कि पूर्ण संख्या है या नहीं। और अगर
अगर घटाने की संक्रिया है तो युग्म दोनों एक युग्म को लेकर उसमें घटाने की संक्रिया का प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि जो नई संख्या है वो भी पूर्ण संख्या आनी चाहिए। और अगर गुणन की संक्रिया है तो युग्म पर हम गुणा की संक्रिया अप्लाई करते हैं। इसमें भी हमने युग्म लिए 0, 8, 5, 3, 7, 13, 6 और 5। अब इन युग्मों पर हम गुणा की संक्रिया का लगाते हैं। तो हमने सबसे पहले लिया एक युग्म लिया 2 और 4। 2 का गुणा 4 में करने पर हमें 8 संख्या प्राप्त होती है। 8 एक पूर्ण संख्या है। इसी तरह हम बाकी के किसी भी युग्म पर जब भी हम किसी का किसी में गुणा करेंगे तो सदैव हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे 0 का गुणा 8 में करने पर 0 प्राप्त होता है। 5, 3 इस युग्म में 5 का गुणा 3 में करने पर हमें 15 एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ऐसे आप जितने भी युग्म बनाएंगे सभी युग्म में आपको एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी, कभी भी अपूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। इसलिए गुणा की संक्रिया पर संबरक नियम लागू होता है। तो गुणा के नियम में सबसे पहला नियम जो संबरक नियम है वो गुणा की संक्रिया पर संबरक नियम लागू होता है। इसमें ये लिखा भी है कि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। किसी भी दो पूर्ण संख्याओं का अगर हम गुणनफल करते हैं तो सदैव गुणनफल हमें एक पूर्ण संख्या ही मिलता है। यह गुणन संक्रिया का संबरक नियम कहलाता है। लेकिन अभी हमने इससे पहले घटाने की संक्रिया पर संबरक नियम लगाया था, तो हमें काफ़ी स्थानों पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त नहीं हुई थी। तो घटाने का संबरक नियम लागू नहीं होता है। अब इसके बाद दूसरा नियम पढ़ेंगे, गुणा का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि दो संख्याओं को क्रम बदलकर उनका योग या फिर उनका गुणा, क्योंकि ये गुणा की क्रम विनिमय है इसलिए इसमें यहाँ पे दो संख्याओं के बीच में गुणा लगेगा। तो इसमें भी हम दो युग्म ले लेते हैं, दो संख्याओं का जोड़ा लेते हैं। जैसे 3, 5, 2, 7, 9, 13। इसमें से हम पहली संख्या का दूसरी संख्या में गुणा करते हैं तथा दूसरी का पहली संख्या में गुणनफल प्राप्त करके उनकी तुलना करते हैं। तो हमने ये जोड़ा लिया 3 और 5 का। अब 3 का गुणा हमने 5 में कराया। 3 का गुणा 5 में कराने पर हमें संख्या प्राप्त होती है 15। इसी तरह 5 का गुणा, अब हम संख्या क्रम बदल देते, 5 आगे और 3 पीछे। क्रम बदलने पर भी हमें दोनों का क्रम बदलने पर भी गुणनफल करने पर हमें गुणनफल 15 ही प्राप्त होता है। इससे हमें पता चलता है कि अगर 3 का गुणा 5 में किया जाए तब भी हमें 15 प्राप्त होगा, और अगर 5 का गुणा 3 में किया जाए तब भी हमें जो गुणनफल है वो 15 ही प्राप्त होगा। अतः हम कह सकते हैं कि गुणा में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। इसी तरह अगर 2 का गुणा 7 में किया जाए और 7 का गुणा 2 में किया जाए तब भी हम बराबर गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही 9 और 13 का गुणा किया जाए या 13 गुणा 9 किया जाए, हमें बराबर गुणनफल प्राप्त होगा। तो हमने देखा कि गुणा में संबरक नियम लागू होता है और गुणा में क्रम विनिमय नियम भी लागू होता है। तो गुणा के दो नियमों को हमने अभी पढ़ लिया है। इसमें
नोट करके ये लिखा भी है कि पूर्ण संख्या युग्म में उनके क्रम को बदल लेने पर भी गुणनफल समान होता है। इसे गुणन संक्रिया का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। अब तीसरा नियम आता है शून्य का गुणन प्रगुण। शून्य गुणा करने पर अगर हम शून्य का गुणा किसी भी संख्या शून्य का गुणा शून्य में करते हैं तो हमें शून्य प्राप्त होता है। अगर शून्य में गुणा 2 का करते हैं तो भी शून्य प्राप्त होगा, और अगर 2 में गुणा शून्य का करेंगे तब भी शून्य प्राप्त होता है। ऐसे ही 3 में गुणा शून्य का करेंगे तब भी शून्य प्राप्त होगा, और शून्य में 3 का गुणा करेंगे तब भी हमें शून्य प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। किसी भी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। यह था शून्य का गुणन। अब इसमें चौथा नियम है गुणन का आइडेंटिटी का। इसमें आइडेंटिटी होती है 1। अगर हम 1 का गुणा 0 में करें या 0 का गुणा 1 में करें तो हमें 0 प्राप्त होता है। 1 का गुणा 1 में करें तो हमें 1 प्राप्त होगा। 1 का गुणा 2 में करें या 2 का गुणा 1 में करें तो हमें 2 प्राप्त होता है। 3 का गुणा 1 में, 3 का गुणा या 1 का गुणा 3 में या 3 का गुणा 1 में करें तो हमें 3 प्राप्त होता है। इसका मतलब 1 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि 1 को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। इसका 5वां नियम है गुणन का सहचर्य प्रगुण। सहचर्य नियम गुणा का आज हम सहचर्य नियम पढ़ेंगे। इससे पहले हम योग का सहचर्य नियम पढ़ चुके हैं। तो योग के सहचर्य नियम में जैसे हमने 3 संख्याएं ली थी। योग का सहचर्य नियम में हमने A, B और C 3 संख्याएं ली थी। तीनों पर योग को अलग अलग तरीके से अप्लाई किया था। इसी तरह गुणा में हम 3 संख्याएं लेंगे और गुणा को भी अलग तरीके से 2 संख्याओं पर पहले अलग और दूसरी बार में अलग प्रयोग अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या ये नियम गुणा की संक्रिया पर भी लागू होता है। तो हम 3 संख्याओं को लेते हैं। 1, 2 और 3। एक, 2 और 3। अब हम 1 का गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 और यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं। इसके बाद 1 गुणा 2 गुणा 3 यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब इनको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं। यहाँ 1 2 का गुणा 3 में यहाँ सबसे पहले लास्ट की 2 संख्याओं का गुणा पहले करेंगे तो दोनों का गुणा करने पर हमें 6 प्राप्त होता है। और यहाँ पहले की प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल पहले करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 प्राप्त होता है और गुणा 3। जब हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है और 2 का गुणा 3 में करने पर हमें 6 प्राप्त होता है। तो दोनों ही आंसर हमें बराबर प्राप्त होते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि गुणा
गुणा की संक्रिया में सहचर्य नियम लागू होता है। इसी तरह आप अन्य संख्याओं को लेकर ये नियम अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि पूर्ण संख्याएं 6, 9 और 11 को लेकर गुणा के सहचर्य नियम की पुष्टि कीजिए। ये वाला प्रश्न आप अपने स्वयं करके देख सकते हैं। 6, 9 और 11 तीन संख्याओं को लेकर इसी तरह आप सॉल्व करके देखिए कि दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं। अब इसमें गुणनफल में आप एक नया नियम पढ़ेंगे कि गुणनफल संक्रिया का योग पर वितरण। इसमें वितरण नियम पढ़ेंगे आप। पहला योग पर वितरण और दूसरा होगा घटाने पर वितरण। गुणन संक्रिया का योग पर वितरण। तो इसमें भी हम तीन संख्याएं लेंगे, 3, 6 और 8। तीन संख्याओं पर हम देखेंगे कि योग पर वितरण नियम कैसे लगता है गुणन संक्रिया का। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है। इससे हम बहुत सारे गुणनफल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस नियम के अंतर्गत क्या होता है, इस नियम में हम क्या करते हैं, किन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं के लिए होता है, जिसमें पहली संख्या उसके बाद गुणा, फिर दूसरी संख्याओं दोनों को जोड़ प्लस किया जाता है और इसमें वितरित की जाती है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। गुणन संक्रिया पर योग का वितरण नियम। ये नियम था छठवां नियम। ऐसे हम दो नियम पढ़ेंगे। पहला गुणन संक्रिया पर योग का वितरण नियम, दूसरा पढ़ेंगे गुणन संक्रिया पर घटाने का वितरण नियम। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि तीन संख्याओं का योग में लेते हैं, जैसे 9, 8, 4। पहला सवाल, इसमें पहली संख्या गुणा दो संख्याओं का योग। पहली संख्या को गुणा करेंगे और दो संख्याओं को जोड़ेंगे। तो इस पे हम देखते हैं कि इस पर वितरण नियम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये ब्रैकेट में लिखा है 8 + 4। तो सबसे पहले 9 का गुणा हम 8 में करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 9 × 8, फिर ये प्लस यहाँ लगाएंगे, फिर 9 का गुणा हम करेंगे 4 में, 9 × 4। इस तरीके से ये नियम लागू होता है। अब अगर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं तो आंसर बराबर ही आता है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको प्लस करेंगे तो आएगा 12,
10। यहाँ भी 108 और यहाँ भी 108, तो ये नियम, इसमें आंसर सेम ही आता है दोनों तरफ से। तो ऐसे ही हम और भी एग्जाम्पल लेके इसको दिखा सकते हैं। जैसे कि एक हमने 3 संख्याएं ली, 7, 6, 10 और 7। इस पे वितरण नियम कैसे लागू होगा, तो हम देखते हैं कि 6 गुणे 10 प्लस 7, इस तरीके से अगर हमें कोई चीज़ लिखी हुई प्राप्त होती है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। 6 का गुणा सबसे पहले 10 में करेंगे, फिर ये प्लस है, इस प्लस को यहाँ लगाएंगे, फिर 6 का गुणा अंदर दूसरी वाली संख्या से करेंगे, 6 गुणे 7। इस तरीके से हम संख्याओं को वितरित कर देते हैं, योग संक्रिया पर हम गुणा को वितरित कर देते हैं। ऐसे ही तीसरा प्रश्न, अगर हमें इस तरह से लिखा हुआ प्राप्त होता है तो इसको वितरित कैसे करेंगे हम। 11 का गुणा बाहर वाली संख्या का पहली संख्या के साथ गुणा, फिर बाहर वाली संख्या, फिर बीच में जो भी निशान है, प्लस का है तो प्लस यहाँ, माइनस का है तो माइनस यहाँ, तो प्लस को यहाँ रखेंगे। उसके बाद फिर पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ गुणा। ये होता है योग का वितरण नियम। इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल लेके इसको वेरीफाई कर सकते हो। ये आप अपने आप करिएगा। इन तीन प्रश्नों को आप अपने आप हल करिएगा। इनको हमने देख लिया है करके। अब हम देखते हैं कि गुणन का घटाने पर वितरण नियम लागू नहीं होता। नहीं, नियम लागू होता है। गुणन का घटाने पर वितरण नियम किस तरह लागू होता है, अब हम देखेंगे कि इसमें भी पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या माइनस तीसरी संख्या, इस तरह से लिखी होती है। इसमें पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या के साथ करेंगे, माइनस के चिन्ह को यहाँ लगाएंगे, फिर पहली संख्या का गुणा तीसरी संख्या में करेंगे। तो यह घटाने पर भी यह नियम लागू होता है। घटाने के नियम को आप इस पर देख सकते हो कि इस तरीके से, जैसे ये 3 संख्याएं हैं, इनको 3 का गुणा घटाने के लिए ये दूसरी संख्या हमेशा तीसरी संख्या से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये नियम लगेगा। 6 गुणे 4 माइनस 2, इस तरह से अगर कोई संख्या लिखी है तो इसका वितरण नियम कैसे होगा। 6 का गुणा सबसे पहले 4 में, फिर ये माइनस लगा है, ये माइनस बाहर आएगा, इसके बाद 6 का गुणा फिर 2 में, तो 6 का गुणा 2 में। इस तरीके से घटाने पर ये तभी लगेगी जब ये संख्या इससे बड़ी होगी। इसी तरह और देख सकते हैं हम, तो 7 का गुणा 3 में, फिर ये वाला माइनस, जो अंदर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस पहली संख्या के बाद, पहली संख्या से गुणा करने के बाद जो भी चिन्ह है उसको आगे लगाएंगे, उसके बाद फिर 7 का गुणा तीसरी संख्या में, ये तीसरी संख्या में। इस तरह घटाने पर भी वितरण नियम लागू होता है तब जब ये दूसरी संख्या तीसरी संख्या से बड़ी हो। अब हम ये अभ्यास देख लेते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के नियमों के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अगर हम
शून्य का गुणा हमने पढ़ा था अभी कि शून्य का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो हमें सदैव शून्य प्राप्त होता है, तो इससे हम शून्य लिख लेंगे। अब ये क्या आ गया, क्रम विनिमय नियम। एक संख्या दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या पहले लिख दी तो दूसरी संख्या लिख दी तो यहाँ पे क्या आएगी, पहली संख्या, ये वाली संख्या यहाँ आएगी। यह है क्रम विनिमय नियम। ये क्या है, यह है एक का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। अब इसमें लिखा है उचित नियम का प्रयोग करके गुणा कीजिए। तो अभी जितने भी नियम हमने पढ़े हैं उनसे गुणा करना आसान हो जाता है, इसलिए यहाँ 3 संख्याओं का गुणा दिया है तो हम किसी भी 2 संख्याओं का गुणा पहले कर सकते हैं जिससे कि गुणा आसान हो जाए। तो इसको करने के लिए हम कुछ नियम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हम 25 का गुणा 4 में करेंगे तो हमें 100 प्राप्त हो जाएगा, जो जिससे आसानी से गुणा हो जाएगा। इसलिए हम पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणा पहले करते हैं और फिर दूसरी संख्या का। तो इसको इस तरह से लिख के हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि पहले हमने लिख लिया दूसरी संख्या को, उसके बाद पहली और तीसरी को इकट्ठा लिख लिया, 4 गुणा 25, इनको इकट्ठा लिख लिया। तो जब हम इन दोनों को पास पास लिख लेते हैं तो इन दोनों का गुणा करेंगे, गुणा 4 का गुणा 25 में करेंगे तो हमें 100 प्राप्त होगा। अब 100 का गुणा आसानी से इससे कर सकते हैं तो हमें इतना प्राप्त हो जाता है। इससे हमें जल्दी आंसर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह इसमें हम पहली और लास्ट वाली संख्या का गुणा पहले कर लेंगे। 5 का गुणा 8 में करेंगे तो 40 प्राप्त होगा, इससे हमें 400 मिल जाएगा और 400 का गुणा हम तुरंत ही इसमें कर सकते हैं। ऐसे ही 25 का गुणा 40 में करना है तो 25 का गुणा 40 में करेंगे तो हमें 1000 प्राप्त होगा और 1000 का गुणा इसमें हो सकता है आसानी से। अब इसमें क्या लिखा है, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात। वितरण नियम, अभी हमने योग का वितरण नियम पढ़ा है, इसमें योग का और घटाने का दोनों ही वितरण नियम लागू कर सकते हैं। तो इसमें कैसे करेंगे हम नियम लागू, जैसे पहला सवाल है ये 87 गुणा, अब जो यहाँ 108 लिखे हुए हैं, यहाँ पर 108 लिखे हुए हैं, इसमें 1000 प्लस 8, दोनों को अलग अलग कर लिया। 1008 में हमने 1000 प्लस 8 दोनों को अलग अलग कर लिया। इससे अब हम पहले क्या करेंगे, वितरण नियम इसमें लागू करेंगे। 4 8 7 487 गुणा कितना आएगा, 487 गुणा 1000 प्लस फिर 487 गुणा 8। अब हम आसानी से इसका गुणा इसमें कर सकते हैं और प्लस लिख सकते हैं और फिर इसका गुणा इसमें कर सकते हैं और दोनों को योग करके तुरंत उसका आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे ही सारे नियम इसमें अप्लाई होंगे। इनको हम तोड़ के, इसमें माइनस का लग जाएगा, इसमें 1000 माइनस 2 लिख के गुणा कर लेंगे, इसमें 100 माइनस 4 लिख के, 100 माइनस 6 लिख के कर सकते हैं। इसको मैं इस पर उतार के दिखाती हूँ। इसमें हम इसको नहीं तोड़ सकते आसानी से, इसको आसानी से तोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले क्रम विनिमय कर लेंगे। 3 6 गुणा, इस तरह से लिख लिया। अब इसको क्या किया, इसको 1000 में से 2 घटाने पर इतना हमें प्राप्त होता है तो हम लिखेंगे 1000 माइनस 2, घटाने पर हमें इतना ही प्राप्त होगा। 1000 माइनस 2 करने पर हमें 998 ही प्राप्त होता है, इसलिए हम 998 की जगह 1000 माइनस 2 लिख लेंगे। अब इस पर हम वितरण नियम को
लागू कर देंगे। जैसे कि 436 का गुणा 1000 में कर दिया और माइनस लगा दिया, और 436 का गुणा 2 में कर दिया। अब 436 3 0 माइनस इसको घटा के हम आसानी से इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं कुछ ही मिनटों में। इसी तरह इसका अगला सवाल है 6 7 94। इसमें क्या करेंगे हम, 94 को हम कैसे लिख सकते हैं, 94 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 6, कितना आएगा 94। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको लागू कर देते हैं इस पर। इसका गुणा 100 के साथ करते हैं, फिर माइनस, फिर इसका गुणा 6 के साथ करते हैं। तो गुणा करने पर जो हमें प्राप्त होता है, दोनों का गुणा आसानी से हम कर लेंगे। दोनों को गुणा करने पर उन दोनों को ही घटा देंगे और आंसर हमें तुरंत प्राप्त हो जाएगा। जितना हमें इसमें गुणा करने में से आंसर प्राप्त होगा, उतना ही ये सब करने से हमें आंसर जल्दी प्राप्त हो जाता है। इस तरह हम ये सवाल कर सकते हैं।